बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। नया दिन आपका शुरू हो चुका है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। मैं पहले कहने लगा था दिन आई रिजर्व्ड इट फॉर यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन और पंजाब में रहने वाले तमाम लोगों, अगर आप रात को तकरीबन 9 बजे तक सो गए थे और आपको ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि आपने फैसले का इंतजार भी नहीं किया और ना आपने टीवी देखा, 12 बजे तक भी सो गए थे, हाँ, तो आपको मुबारक हो, आपके रातों रात वजीर आला बदल गए हैं। मतलब हमजा शहबाज से वो परवेज इलाही साहब हो गए। मैं जो ही घर से निकला तो सड़कें बदली हुई, एकदम से बुलेट ट्रेन चल रही। मैंने कहा ये क्या हुआ, पता लगा रात, हाँ, तबदीली आ गई ना, रात हल्फ उठाया उन्होंने, नया पाकिस्तान बन गया, नया पाकिस्तान बन गया। और आप सबको मुबारकबाद। दोनों पार्टीज को तो नहीं कह सकते, एक पार्टी को जो जिनको सपोर्ट कर रहे थे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद के रातों रात लाहौर में, पंजाब में काम उलट हो गया है। जिनको आप परसों वजीर आला कह रहे थे, अब वो नहीं है और अब नए वजीर आला। तो जनाब, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। हमजा शहबाज साहब को जाना पड़ गया है और चले गए हैं वो वापस। लेकिन ये सूरत हाल कुछ बहुत हौसला अफजा नहीं। हम तो इसे लाइटर एंड पेस्टली डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे लिए नई नहीं है। पहले जब मैं आपको एक सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, एक बात ये हुई कि रात को मुझे किसी ने इस तरह से मैसेज किया कि मैं सोने लगी हूँ। अच्छा। क्या पता मुझे सुबह अपडेट कर देना कि वज़ीर आला कौन है। तो आपने फिर बताया उनको मैंने रात अब उनकी रूह की तसल्ली हो गई। जिन लोगों को नहीं पता, हम नेशनल नेटवर्क के थ्रू बता रहे हैं आपको कि हमजा साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रात गए, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता बिकॉज मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से हूं जो सो गए थे। अच्छा। हाँ, 12 बजे तक तो हलफ नहीं हुआ था, जो कि उस वक्त जो परवेज इलाही साहब थे वो उन्होंने फ्लाई किया था, जो आखिरी 2 बजे के करीब हमें बताया जा रहा है कि ये हलफ हुआ। उस वक्त उन्होंने फ्लाई करने का फैसला किया था और उससे पहले 40 मिनट तक वो गवर्नर हाउस बैठे रहे, उनका हलफ नहीं हुआ। मेरे ख्याल में बहुत ही बुरी रिवायत है ये। इससे पहले जो आरिफ अलवी साहब ने सदर मुमलिकत ने कायम की थी वो भी अच्छी नहीं थी। इससे पहले जो साबका गवर्नर पंजाब ने की थी वो भी अच्छी नहीं थी, और रात को जो मौजूदा गवर्नर ने की ये भी अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि तमाम सियासी जमातें इस जमहूरी कल्चर के ही मुखालिफ हो गई हैं और वो इसी का, जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ खाना ख़राब करने पर तुली हैं, और ऐसी रवायात को ख़त्म कर दिया गया है जो इससे पहले शायद बहुत बड़ी मुखालिफत के बावजूद भी नहीं होती थी। अब तो बात बहुत ही इंतहा तक पहुँच गई है। कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी बैड कल्चर एंड ही इज राइट कि इसको रोकना चाहिए कि जिस पार्टी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, जब उसको इस तरह के किसी इंपॉर्टेंट मौके पर डिसीजन लेना है, हल्फ लेना है, तो वो बैकआउट कर जाते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो। ये कुछ अच्छा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये आईनी ओहदे हैं, ये जाती ओहदे नहीं है। आपकी जाती चॉइस डिफरेंट हो सकती है। आरिफ अलवी साहब जाती तौर पे, इसमें क्या शक है कि वो पायनियर कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब वो सदर मुमलिकत हैं। इसी तरीके से हम अगर बलीगुर रहमान साहब की बात करें तो वो बहुत पुराने, उनकी फैमिली इनफेक्ट PMLN के साथ उनका ताल्लुक है, लेकिन अब वो गवर्नर पंजाब हैं। तो इन ओहदों का एहतराम बहरहाल होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी कारकुन किसी भी ओहदे पर पहुंचे। तो हमारा ये सोचना है, बीइंग अ वोटर ऑफ दिस कंट्री और पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें लगता है कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। आप अपने वोटर, अपने पार्टी भी रिवील करने लगे, वरना आपको बहुत ज्यादा पैशन। नहीं, I wish if I was an MPA तो I wasn't sitting here, like I could make a lot of money now. वाओ। अच्छा जनाब, चले आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ है, क्योंकि आज बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग हुई है, बड़ा फैसला है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बड़ा फैसला। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग कलअदम, हमजा शहबाज का इक्तदार खत्म। 2 दिन पहले बनी पंजाब काबीना भी तहलील। PTI के उम्मीदवार परवेज इलाही वजीर आला बन गए। गवर्नर की माजरत के बाद सदर पाकिस्तान ने उनसे हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुक्मरान इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने अदालती फैसले को जुडिशियल मार्शल लॉ कह दिया। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़ दे दी। फैसले पर PTI का इजहार मुसर्रत। इमरान खान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सियासी इंतशार से मुआशी बदहाली संगीन हो गई। IMF की सख्त शराइत पर अमल करने के बावजूद कर्ज प्रोग्राम ताहाल बहाल न हो सका। गैर यकीनी से डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 236 रुपए तक पहुँच गया। हुकूमत ने गैस के बाद महंगी बिजली की कीमत में 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया। कराची में काले बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। कीचड़ और गंदगी के ढेर लग गए, शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात का शहर कायद में बादल के मजीद बरसने का इंतबाह। लाहौर समेत पंजाब भर में 27 जुलाई से मजीद बारिशों का इम्कान।
सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं बताएंगी इंडोनेशियन सफारत खाने और लोक वर्षा के ताउन से सजे रंगारंग कल्चरल इवेंट के बारे में। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। और अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वाले अजीम सपूत कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अहम फैसला सामने आ गया। इसकी निटी ग्रिटीज में जाए बगैर आपको कुछ मोटी मोटी बात बता देते हैं। हमजा शहबाज साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, यानी कि PMLN का इक़्तिदार पंजाब में ख़त्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग को रद्द करते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नया वज़ीर आला बना दिया है। अदालत के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने हमजा शहबाज के वज़ारत आला के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया है। पंजाब काबीना, तमाम मुशीरान, मुआविनीन जितने भी लोग थे, इन सबको फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ आला अदलिया ने हमजा शहबाज के तमाम फैसले, अहकामात और तकर्रियों को भी कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे पाकिस्तान की फतह और अवाम की बालादस्ती भी कहा है। इंसाफ और कानून की जीत कहा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अदालती फैसले के बाद अगर बात करें तो गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही से हल्फ लेने से माजरत कर ली, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से वजीर आला का हल्फ लिया। दूसरी जानिब अगर हम बात करें हुक्मरान इत्तेहाद की और मुस्लिम ने जो अदालती कार्रवाई है उसका बाइकॉट किया था और अदालती फैसले पर शदीद रद्द अमल भी आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़ भी दी है, जबकि मरियम नवाज ने फैसले को जुडिशल को यानी अदालती मार्शल लॉ करार दिया है। लीगी कायद ने जी फैसले को तमाशा कह दिया। इसी सारी सूरत हाल पे भी हमने बात करनी है। जी बिल्कुल, और जो बड़ा फैसला आया है इस फैसले को देखते हुए अब देखते हैं कि आगे पंजाब में सूरत हाल क्या बनती है और मामलात किस जानिब जा रहे हैं। चूंकि रात को 2 बजे ये हलफ हुआ जैसा कि हमने आपको बताया, और अब क्या तहरीक इंसाफ अगले 1 साल के लिए इस हुकूमत को कंटिन्यू करेगी। PMLN की लीडरशिप का ये कहना है कि अगर पंजाब में हुकूमत मिली है तो उनको इस मामले को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ऐसा करती है? देयर इज अ क्वेश्चन। इसी हवाले से इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बड़ा फैसला आया है, सबकी नजरें इस फैसले पे थी और बड़ा इंतजार भी किया। हर जगह टीवी पे यही हो रहा था कि अभी फैसला आएगा, टाइम भी कुछ आगे पीछे हुआ। तो अब इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अदालत ने जो हुक्म दिया है वजीर आला बनाने का, उन्होंने हल्फ भी ले लिया रात गए, और इस हवाले से आपका स्टार्ट में कमेंट लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमसे ज़्यादा हमारे जो वालिदैन हैं, बुजुर्ग, वो कल दिन भर टीवी के साथ चिपके रहे। मेरी वालदा बार बार आती थी कि ये फैसले में देर क्यों कर रहे हैं, अभी तक फैसला क्यों नहीं आ रहा। तो मतलब पूरा पाकिस्तान जो था वो टीवी के साथ चिपका हुआ था फैसले के इंतज़ार में। देखिए, बड़ा इस लिहाज से एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूँ कि एक जो माइंडसेट है पाकिस्तान पे इस वक्त हुक्मरानी करता रहा है गुज़िश्ता 25, 30, 40 बरसों से, वो है एक लिहाज से बदमाशी का, फिरौनियत का। उसको एक बहुत बड़ी ज़रब लगी है, उस पर एक वार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। आज तक इस तरह नहीं हुआ। जिस तरह आपको मालूम है कि गुज़िश्ता जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी कदगन लगाई थी हमजा शहबाज पे कि आप सिर्फ ट्रस्टी वजीर आला हैं, कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते, सोमवार तक का इंतजार करें। लेकिन इनका माइंडसेट देखिए कि उसने अगले ही दिन यानी हफ्ते के दिन 61 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया, और इन गवर्नर साहब को देखें, एक अदना गुलाम की तरह उन्होंने उनके इस काम को क्वेश्चन किए बगैर तमाम वजीरों से हल्फ भी ले लिया। किसी भी जिस जमहूरियत की ये लोग बार बार बात करते हैं, चाहे जरदारी है, चाहे शरीफ फैमिली है, उस जमहूरियत में दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने आप पे कदगन लगा दी और आप काबीना बना लें और फिर उसका गवर्नर जो है वो से हल्फ भी ले लें। यानी गवर्नर ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि भाई आपका भी एक आईनी किरदार है। तो उस लिहाज से मैं समझता बहुत अच्छा हुआ कि कानून की हुक्मरानी एक बहुत पहली एक इब्तिदा हुई है, और मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को इस बात पे खुश होना चाहिए कि
सुप्रीम कोर्ट के माजी में कई फैसले थे, उन पे दाग लगे, एतराज़ात हुए। इस पे ज़ाहिर है जो मुतासरा पार्टी है वो तो एतराज़ करेगी, लेकिन उसका एतराज़ सिर्फ इतना था कि उनके हक में फैसला नहीं हुआ। हालांकि दोस्त मज़ारी ने जो काम किया वो बुनियादी तौर पे ऐसे ही था कि इमरान खान कैंडिडेट हो और PTI के लोग ही उसको वोट दें, लेकिन स्पीकर साहब जो हैं वो कह दें, उसको डिस्क्वालीफाई कर दें कि जी, या उनके वोट मुस्तरद कर दें कि जी आपने उनको क्यों दिया, क्योंकि ये पार्टी चेयरमैन ने कुछ और कहा था। तो बहुत एक मज़ाक खेज किस्म की रूलिंग थी और इसमें 2 दिन नहीं लगने चाहिए, तो ये तो 10-15 मिनट की बात थी, जिस तरह साहब ने भी कहा। इम्तियाज गुल साहब, ये तो अब सूरत हाल आ गई सामने, व्हाट नेक्स्ट? मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब के लिए। वो तो शुरू से कहते रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल का हल एक वाज़े मैंडेट है, नए इंतखाबात हैं, और मेरा अपना भी ये ख्याल है कि चूंकि पार्लियामान में भी उनको बड़ी मुश्किल से अक्सरियत हासिल थी जब वो वज़ीर आज़म थे, तो बहुत ज़रूरी है कि वो इंतखाबात करवाएं। और मेरा ख्याल है दुनिया भर में इस बात का इंतज़ार है, जो दोस्त ममालिक है जिनको हमारी क़यादत ने वादा किया था कि हम सितंबर-अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, उनकी तवक्कुआत पे भी हमें पूरा उतरना चाहिए अपनी साख बहाल करने के लिए, क्योंकि मौजूदा निज़ाम की साख तकरीबन 0 हो चुकी है। और खुद मेरी 2-4 बड़े लोगों से बात हुई बाहर, तो उनकी तवक्को यही है थी कि अगले 2-3 महीने में, मैं जून की बात करूं, मेरी बातचीत हुई थी कि तवक्को ये थी कि अगले 2-3-4 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है तभी खत्म होगी जब एक फ्रेश मैंडेट के साथ कोई, चाहे PTI है चाहे कोई भी है, लेकिन ताज़ा मैंडेट हो और वो अगले 4-5 साल के लिए अपने एजेंडे पे काम करे। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, अब ये जो सिचुएशन है, जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शन होना एक अच्छा लायमल हो सकता है आइंदा के लिए, लेकिन स्टिल अभी अगर हम नून लीग या PTM जमातों की बात करें, ऑब्वियसली PTM इत्तेहाद ने तो इस फैसले का बाइकॉट करने का ऐलान किया है। अब ये एक बड़ी केओस की सिचुएशन एक्सपेक्टेड तो हम सब कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्ट करेंगे। अब चूंकि ये PTM के अगेंस्ट आया तो उनकी रेजिस्टेंस भी अब होगी, और साथ साथ ये जो इलेक्शन के दबाव के हवाले से बात है, आपको लगता है कि इलेक्शन का जब दबाव बढ़ाने से जो वफाक के अंदर हम जनरल इलेक्शन की बात करें उससे तहरीक इंसाफ को हेल्प होगी, या PTM जमातें इस पर उनको जो कह लें एक पेज पर आएंगी इलेक्शन को लेकर? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि अगर PML को देखें तो वो एक, और बाकी जो PDM में जो जमातें हैं वो है कि 1+0+0+0+0 है। यानी ये मुस्लिम लीग थी जिसने इसको इकट्ठा रखा हुआ था, चूमाचार का मुरब्बा है अभी भी। यानी मौलाना फजल रहमान को देख लें, एक सीट पूरे 342 के अरकान, 342 अरकान के हाउस में है, तो उनको तो अभी अपने अवाम में पजीराई हासिल करनी है दोबारा। पहले वो काफ़ी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, तो अवाम में पजीराई हासिल करने का एक बड़ा नपातुला सा पुराना आजमूदा फार्मूला है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को, यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देना शुरू कर दें, आप अदलिया पे हमले शुरू कर दें, उनके फैसलों को मशकूक बनाएं, और अपने मुखालफिन हैं उनका और अदलिया और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का गठजोड़ आपस में साबित करें। तो ये एक बड़ा आजमूदा फार्मूला है, वो ये अपनाएंगे। लेकिन अल्लाह करे कि इस मुल्क के अवाम को भी वो लोग जो आंखें बंद करके अंधी तकलीद कर रहे हैं इन तमाम जमातों की, वो ये सोचें कि गुज़िश्ता 50-60 बरसों में पाकिस्तान के सेहत के, तालीम के, रूल ऑफ लॉ के इंडिकेटर्स बेहतर क्यों नहीं है, यहाँ पे गवर्नेंस क्यों बेहतर नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही, क्यों कर्जों पे कर्जे चढ़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसका कौन जिम्मेदार है। ये थोड़ी सी क्रिटिकल सोच लोगों में आनी चाहिए आदाद शुमार की मदद से। ठीक है, भले किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, उन्हें सोचना चाहिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। गुल साहब, कल इमरान खान साहब ने अब कहा कि अब पंजाब में अवामी हुकूमत आएगी। एक तो ये कि इससे ये लगता है, ऐसा बज़ाहिर मुझे लगता है, मे बी आप अगर अग्री कर पाएं या नहीं, कि इमरान खान साहब का इरादा है कि अब ये पंजाब हुकूमत आके चलाई जाए, ऐसा लगता है, लेकिन अभी पॉलिसी वाज़ेह होनी है। एक तो इस पर आपका क्या ख्याल है? दूसरा, 4 साल में ऐसा क्या है जो उस्मान बुज़दार बतौर PTI वज़ीर आला जो उन्होंने नहीं किया, अब 1 साल में शहबाज परवेज़ इलाही साहब करेंगे, और इमरान खान साहब उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ऐसा क्या है? देखिए जी, मेरा तो अपना ख्याल है बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवालत दी जाए।
ये मैं अब एक एनालिस्ट के तौर पे ये कह रहा हूँ, जो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो पीटीआई या इमरान खान की मकबूलियत का हाल है, जिस अंदाज में लोगों ने उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, और गुज़श्ता रात आपने देखा होगा आज टीवी पे भी तमाम शहरों से ये बड़े बड़े इज्तिमात आपने देखे, तो ये वो हमदर्दी है, जो वो सपोर्ट है जो इस वक्त इमरान खान को हासिल है। अगर इसी पे सवार रहें तो इसी पे सवार होते हुए 3-4 महीने के अंदर अंदर होने वाले इलेक्शंस में उनको बहुत वाज़े तौर पे एक कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन अगर उन्हें ये सोचा कि साल एक पंजाब में इंतजार कर लिया जाए इक़्तिदार के जरिए, तो वो फिर इनके लिए उल्टा मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक नुकसानदेह साबित होगा। तो बुज़दार वर्सेस परवेज़ इलाही, ये मुझे नहीं मालूम। देखिए, ये पार्टी के अंदरूनी सियासत है, लेकिन ये सवाल बुज़दार वर्सेस परवेज़ इलाही, ये सवाल है पाकिस्तान में इस्तेहकाम का, गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे का, और पीटीआई के लिए उस सूरत हाल से फायदा उठाने का जो गुज़श्ता 3-4 महीने के अंदर पैदा हुई है। अवाम ने जिस अंदाज में इमरान खान के बयानी की सपोर्ट की है, और वो ये है कि आप खुददारी के साथ, इज्जत के साथ जीना सीखें, गैर मुल्कियों की डिक्टेशन लेना बंद कर दें, और अपने जो गवर्नेंस का निज़ाम है उसको बेहतर बनाए। वैसे लाहौर में पहली मरतबा सैलाब नहीं आए, ये तो शायद उस्मान गुजार साहब की ये बात तो माने कि उन्होंने जगह जगह मेरा ख्याल है कि बताया कि कुएं खुदवा दिए थे, तो जितना भी बारिश का पानी आता है काफी सारा कुओं में चला जाता है। इसीलिए मैंने फुटेज भी बना ली थी ताकि सनद रहे। लेकिन ये सूरत हाल बेहतर रही और राइट। लेकिन दूसरी जानिब आप आगे की स्ट्रैटेजी की बात कर लें, अगर तहरीक इंसाफ की हम स्ट्रैटेजी की बात करें या ये पीडीएम इत्तेहाद की बात करें, आपको क्या लगता है अगली मूव क्या होने वाली है? देखिए जी, हमें तो लगता है अब इंतखाबात होंगे, ये जो मर्जी कर लें, और जिस अंदाज में इन्होंने अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इस तरह ये आइंदा पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते रहे हैं, वो सब वाकई उनका तर्ज अमल भी जमहूरी हो। मैं ना मानूं वाली जो तर्ज अमल है वो छोड़ दें, और इस मुल्क के अवाम पे कुछ रहम करें, इस मुल्क के मफादात का कुछ ख्याल करें। लेकिन तो और खुद इमरान खान साहब को भी चाहिए, कि ये जो चोर डाकू की रट है वो खत्म करें, और कोई तरीका को एग्जिस्टेंस का एक फार्मूला निकालें जिसके तहत हम अगले इंतखाबात में जा सकें, और कोई उससे कोई बेहतर कंस्ट्रक्टिव हम एक निज़ाम को जन्म दे सके उसके जरिए, और ताकि इस मुल्क के मसाइल का, आम लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हों। लेकिन कुछ इशारे जो हैं वो पीडीएम की तरफ से भी या मौजूदा हुकूमत की तरफ से बड़े वाजे हैं। अदलिया के हवाले से कल जो फरतुल्लाह बाबर साहब का ट्वीट था, देन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कल का ट्वीट था, मरियम नवाज साहिबा का बहुत ही वाजे ट्वीट था कि डट जाएं आप। तो इस हवाले से भी सूरत हाल को देखना होगा। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया, अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मुआशी सूरत हाल की। तो सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत पर गहरे असरात पड़ रहे हैं। सियासी इंतशार से मौशी बदहाली गुजरते दिन के साथ साथ संगीन होती जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन की बात करें तो अपनी सियासी लड़ाई में तो मसरूफ है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी देखने में आ रही है, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अगर डॉलर की बात करें तो उसकी बहुत ऊंची उड़ान है। अमरीकी करेंसी 236 रुपए तक पहुंच गई है। तेल की अदायगियों की वजह से हुकूमत को डॉलर की किल्लत का भी सामना है, जबकि सोने की कीमत की बात की जाए तो वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बरामदी शोबे के लिए गैस के नरखों में 82% तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो उसकी कलाबाजियां भी जारी हैं। इसके साथ साथ हुकूमत है आवाम को एक के बाद एक बिजली का झटका दे रही है। गुज़िश्ता रोज भी बिजली की फी यूनिट कीमत में फौरी तौर पर 3.5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। मजीद महंगी बिजली को मजीद महंगा कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन इस तमाम तर मुआशी बहरान का जिम्मेदार एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। तो हम हमारे साथ हमारे मईशत हैं डॉक्टर अयूब महर, उनसे हम पूछते हैं कि वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, और क्या अभी भी हम संभल सकते हैं, क्या आपके पास हल है, या हम वो कर बैठे हैं जिसका हमें डर था कि कहीं ये ना हो जाए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अयूब महर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह खैर। जब भी हम मईशत की बात करते हैं, इकॉनमी की, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा नेगेटिव बात ना हो, चूँकि ऐसी राय हम नहीं सेट करना चाहते जिसका असर फिर हमारी स्टॉक मार्केट पे भी पड़े और लोगों के अज़हान पे भी पड़े। लेकिन ये जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, बिकॉज इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, और नंबर जो सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल हौसला अफजा नहीं है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। एक तो इस वक्त जिस नहज पे हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर साहब, इसका सोल्यूशन कोई है हमारे पास, या अब ट्रेन छूट चुकी है हमसे?
नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं कह सकते कि ट्रेन छूट चुकी है। जो अगर सम अप किया जाए ना कि तमाम प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व हो सकती हैं, तो उसमें देखिए सबसे खतरनाक बात ये है अनसर्टेनिटी। इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी जो है वो जो नेगेटिव इंडिकेटर होते हैं उससे भी ज्यादा बुरा रोल प्ले करती है। और अनसर्टेनिटी से मुराद देखें, एक तो पहली दफा ऐसा हो रहा है, जो 30 साल की हमारी हिस्ट्री है, 1993 से अगर मैं शुरू करूं तो IMF से जो हमारे एग्रीमेंट होते रहे हैं और जो क्वार्टरली फिर हमें पेमेंट होती रही है उन एग्रीमेंट्स के बाद, उसमें रिव्यू भी होता है, रिवीजन भी होता है हमारे इंडिकेटर्स का उसमें। लेकिन कभी भी आज तक ऐसा हुआ नहीं था इससे पहले कि जब इतना अनयूजुअल डिले हुआ हो कंक्लूजन तक पहुंचने में। ये अनयूजुअल डिले है जो अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, और यही अनसर्टेनिटी जो है फिर FDI को या रुपये की वैल्यू को, इन दोनों चीजों को हिट करती है। मैं अगर थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहूँ हिस्ट्री को, अगर आप देखें कि एक बड़ी अजीब आपको चीज नजर आएगी कि जब भी खासतौर पे पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, अगर पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में कभी डिसएग्रीमेंट नजर आए तो इकोनॉमी में आप हमेशा देखेंगे अनसर्टेनिटी रही। मैं बात शुरू करूं अगर कि फेडरल में इख्तलाफ हुए थे जब जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पंजाब में नवाज शरीफ साहब थे, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी 80s में, इकोनॉमिक इंडिकेटर बुरे हो गए थे। उसके बाद एक दौर आया था जब भट्टू साहब वजीर आला थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे, बहुत इख्तलाफात चलते रहे और फिर यही हुआ कि इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब हो गए। जब बेनजीर साहबा मरकज में थी और नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब में, अनसर्टेनिटीज क्रिएट हुई, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको नेगेटिव मिलेंगे। ये बेसिकली हमें एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करनी होगी between province and federal government and between private sector and public sector also. Uncertainties जब तक खत्म नहीं करेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो इम्प्रूव नहीं यानी कि जो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी बहुत होना ज़रूरी है। दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, IMF प्रोग्राम के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली उस पर हमें बहुत डिले हुआ, हमने बड़ी सख्त शराइत को माना, हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया, जो डिमांड्स हमें आती रही IMF की जानिब से हम उस पर इम्प्लीमेंट करते रहे, और फिर मुफ्ता इस्माइल साहब भी हमें ऑन एंड ऑफ कहते रहे जी अभी जुलाई के एंड वीक में होने वाला है, अगस्त में होगा, अभी तक स्टिल कोई IMF से डील की सूरत हाल हमारे सामने नहीं आ रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, यकीनन मैं इसी को सबसे ज्यादा डेंजरस इंडिकेटर इसलिए ले रहा हूँ कि इस वक्त तो मैं समझ रहा था कि IMF जल्दी एक फैसले तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब एग्रीमेंट होते थे IMF से या रिव्यू होता था तो होता यह था कि गवर्नमेंट साइन के लिए जा रही होती थी, गवर्नमेंट तैयार थी, रेटिफाई कर रही होती थी उस एग्रीमेंट को, लेकिन अपोजिशन की तरफ से बहुत सख्त किस्म की थ्रेट्स आ रहे होते थे कि हम आकर के इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस वक्त ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि अपोजिशन की तरफ से कोई इस तरह की अपोजिशन की जा रही हो, वो सूरत हाल भी नहीं है। एक और चीज होती थी कि FATF की वजह से, ग्रे लिस्ट की वजह से IMF रिलेक्टेंट होता था, क्योंकि IMF उसका FATF का ऑब्जर्वर मेंबर है, लेकिन अभी FATF भी जो है उसने भी हमें एक ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। तो इस सूरत हाल में तो जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अनयूजुअल डिले हो रहा है। लेकिन एक चीज है, IMF ने एक चीज हमें बता दी है कि अगर IMF की जो ट्रांच है वो दोनों ट्रांच मिला के $2 बिलियन के करीब अगर दोनों एक साथ भी रिलीज कर दी जाए तो भी हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है वो इससे ज्यादा है, और उसको मीट करने के लिए हमें दूसरे सोर्सेज से भी जरूरत होगी कि वहां से भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अपने बिल्ड करें। अच्छा, ये जो करेंसी फ्री फ्लोटिंग का फिनोमेनन है, हमने इसके तहत तो हम गए, और ये मईशतों के लिए, पाकिस्तान जैसी मईशतों के लिए अच्छा होता है कि रुपया या जो भी उसकी करेंसी है वो अपनी कदर खुद डिटरमिन करे, लेकिन ये इसका इतना फ्री फ्लाई करना दैट इट इज टचिंग 236 तो हम कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 240 तक भी जो इंडिपेंडेंटली ट्रेड हो रहा है डॉलर, तो इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? और क्या इसमें अब चूंकि स्टेट बैंक तो आज़ाद है, उसको इंटरवीन वो कर नहीं सकता, या हुकूमत उसके अंदर अपना कुछ इंटरवेंशन कर नहीं सकती, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है फिर? आप कह रहे हैं वी शुड गो टू दी अदर सोर्सेज एज वेल। अदर सोर्सेज में तो हमने ट्राई किया, हमें पैसे नहीं मिले, तो अदर सोर्सेज और क्या हो सकते हैं? देखिए, हम अब तक जो इस तरह की कंडीशन को हम इसको फेस करने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज यूज करते रहे थे। एक स्ट्रैटेजी यूज है कि बेशक फ्री फ्लोट हो, किसी भी मुल्क की करेंसी में अगर फ्री फ्लोट भी हो तो उसको हम कंप्लीटली फ्री फ्लोट दुनिया में शायद कहीं भी नहीं है, एक लफ्ज हम यूज करते हैं डर्टी फ्री फ्लोट। डर्टी फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि फ्री फ्लोट तो होता है इकोनॉमी मार्केट में, तो वो फ्री फ्लोट होता है, लेकिन जो उसका सेंट्रल बैंक होता है
वो मार्केट मैकेनिज्म के जरिए उसको उसके रेट को मेंटेन रखता है, उसकी वैल्यू को मेंटेन रखता है, मार्केट में इंटरवीन करता रहता है सिक्योरिटीज को बाय एंड परचेज करके। ठीक है, वो ऑटोनॉमी के बाद स्टेट बैंक ने खुद डिसीजन लेने, लेकिन स्टेट बैंक भी गवर्नमेंट को फेवर करना चाह रहा है। लेकिन मसला सिर्फ ये हो रहा है कि पहले जो जिस तरह से स्टेट बैंक इंटरवीन करता था, बाय एंड सेल करता था, वो स्टेट बैंक अब स्टेट बैंक को अब सीरियस प्रॉब्लम है। उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज इतने जरूर होते थे कि हम उसको मेंटेन रख सकें या मार्केट में इंटरवीन कर सकें। अभी एलसीज खुलने में प्राइवेट सेक्टर से खबरें आ रही हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। इस सूरत हाल में स्टेट बैंक इस काबिल ही नहीं रहा कि इंटरवीन कर सके। दूसरा ये था कि कुछ ना कुछ रेमिटेंसीज और फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी एफडीआई, उसके जरिए काम चल जाता था। अभी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग इन्वेस्ट करते हुए अगर बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट हो रहे हैं, तो वो एक इशू आ रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम घूम फिर कर जो आता है वो यही है कि हमें अनसर्टेनिटी को खत्म करना है मार्केट से। ये जब तक नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपने एलसीज वाला मामला बताया, ये बिल्कुल इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम और ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो भी रहा है। इस मामले में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल जमातें ज़्यादा स्ट्रेंथन ना भी हों, तो वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया करती हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, हमने देखा है, और फिर उसके ज़रिए कम अज़ कम एक सपोर्ट मिल जाती है इकॉनमी को। इस वक्त क्या हमारी ये हुकूमत इस पोजीशन में भी नहीं है कि अपनी उस असर रसूख को इस्तेमाल कर सके या उस पीआर को इस्तेमाल कर सके कि पाकिस्तानी जो एलसीज हैं वो ओपन हो और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है या जो ट्रेड डील्स हैं वो हो सके इंडिपेंडेंटली इजीली? देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये, उसमें गवर्नमेंट का एलसीज में गवर्नमेंट का असर रसूख बिल्कुल नहीं चल सकता। एलसीज में ये होता है कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन की बात होती है, बैंक टू बैंक एग्रीमेंट होते हैं। जो दूसरे बैंक्स हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं, वो पाकिस्तानी बैंकों से की एलसीज एक्सेप्ट करते हुए रिलेक्टेंट हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 6 वीक्स की आपकी रिक्वायरमेंट से कम हो जाते हैं, तो टेक्निकली आप उसको ना कहें, लेकिन टेक्निकली वही चीज डिफॉल्ट कहलाती है फिर। मैंने वो जो ट्रेन वाला नुक्ता डॉक्टर साहब उठाया था, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया था कि क्या आप ट्रेन छोड़ चुके हैं? जी जी प्लीज करिए। ट्रेन अगर छोड़ चुके हैं, मेरा ख्याल है ठीक है, कोई मसला नहीं, ट्रेन छोड़ चुके हैं, लेकिन इस ट्रैक पर ट्रेन आती रहती हैं, तो कोई मसला नहीं है। और स्ट्रैटेजीज हैं, अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज हैं। हमें अनसर्टेनिटीज को खत्म करने के लिए अब दूसरा ऑप्शन पे गौर करना होगा। दूसरा ऑप्शन या दूसरी ट्रेन अवेलेबल हो सकती है, दूसरी ऑप्शंस पे गौर करना होगा डॉक्टर साहब। लेकिन दूसरी जानिब ऑब्वियसली अभी अब आप आईएमएफ प्रोग्राम की बात कर रहे थे, ये ओवरऑल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे थे हमारी इकॉनमी में। अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम में जाते भी हैं और हमें अगर हम एक्सपेक्ट करें कि नियर फ्यूचर में हमें सारी सिचुएशन नॉर्मल होने की तरफ आएगी, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट आएगा आम आवाम के ऊपर, उसको आने में भी एक टाइम दरकार है। और जो उससे पहले जो अगर हम बिजली की कीमतों की बात करें, गैस की कीमतों की बात करें, या हम रोज़मर्रा जो इस्तेमाल की अशिया उनकी बात करें, उनमें बेतहाशा इजाफा है। एक आम इंसान के लिए इन तमाम चीज़ों के अंदर सर्वाइव करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जो इम्पैक्ट आना है उसके लिए भी तो टाइम दरकार है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, इस तरह के क्राइसिस जहां भी आते हैं तो उनका इम्पैक्ट यकीनन उसमें टाइम लगता है। उस टाइम के दौरान, यानी इम्पैक्ट आवाम तक पहुंचने से पहले एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, एक पैरेलल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है। और वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए होती है कि इकोनॉमी के वो तबकात जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, जो जिनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, उनके ऊपर असरात आते में बहुत टाइम लगता है। और लॉन्ग टर्म हम कहें कि ये इम्पैक्ट आएंगे, अच्छे इम्पैक्ट आएंगे, हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाएगा, ये कहकर उनके शॉर्ट टर्म उनमें उनके लिए डिटोरिएशन नहीं की जा सकती, उनको तबाह नहीं किया जा सकता। तो एक पैरेलल स्ट्रैटेजी ऐसी सूरत हाल में लाजमी अडॉप्ट की जाती है। और वो पैरेलल स्ट्रैटेजी लो इनकम ग्रुप के लिए होती है, वो सब्सिडीज की सूरत में भी होती है, वो स्टाइपेंड पेमेंट की सूरत में भी होती है, वो शॉर्ट टर्म आप कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज होती है। जाहिर है उसके लिए फिस्कल रिसोर्सेज। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा। सूरत हाल बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बात की कि अगर एक ट्रेन हमसे छूट रही है तो इस ट्रैक पे एक और ट्रेन, यानी कि फर्दर ऑप्शंस मौजूद हैं। करना तो पड़ेगा, मुल्क को संभालना तो है, तो ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर अमल करते हुए बेहतरी लाई जा सकती है विद द टाइम। लेकिन फिलहाल सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है, इस पर बात करते रहेंगे, ब्रेक लें। वेलकम
बैक फिक्स पे से। अब बारी है हमारे सेगमेंट देसी फूड की, जिसमें आज फरियाद राना हमें लेके जा रही है जो खालिस देसी घी से तैयार करदा खाने हैं। उनका एक मरकज़ है जीला रेस्टोरेंट और उस रेस्टोरेंट में 6 दिन मुख्तलिफ खाने बनते हैं और देसी घी में बनते हैं। तो सुबह सुबह आपको हम देसी खुराकें खिलाएंगे आज के देसी फूड। नाजरीन, आज मैं हूँ राजा सेंटर मेन मार्केट में, जहाँ पर है जीला फूड पॉइंट वाले। इनकी खास बात तो ये है कि ये हफ्ते के 6 दिनों में 6 मुख्तलिफ किस्म के खाने देसी घी में तैयार करते हैं। आइए चलकर देखते हैं आज कौन सी डिश इन्होंने तैयार की है और कस्टमर से पूछते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। क्या खास बात लगती है? जी, खास बात इनके मसाले बहुत अच्छे हैं और मुनासिब रेट है इनका, तो इनसे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनका अच्छा चल रहा है। आप कब से खा रहे हैं यहाँ से खाना? जी, हम यहाँ पे तकरीबन रूटीन है हमारी। ऑफिस से जब भी ब्रेक टाइम हमारा होता है तो हम जिला भाई के पास आ जाते हैं, इनसे आके हम लोग खाना खाते हैं दोपहर का। आपको क्या खास बात लगती है इनके खाने की? देखिए, इनमें खास बात, सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि ये देसी घी से बना रहे हैं, प्योर देसी घी है। फिर इनका जायका खाने का सबसे डिफरेंट है इस पूरे एरिया में। क्या पूरे लाहौर में मैंने डिफरेंट जगह से खाना खाया है, डिफरेंट रेस्टोरेंट से खाना खाया है, लेकिन जिला है। 6 दिनों में 6 डिफरेंट डिशेस बनती हैं। आप शौक से यहाँ क्या खाते हैं? जी, यहाँ पे आपको जो मिल जाए आप खा लें, क्योंकि हर चीज़ का अपना जायका है और एक से बढ़कर एक चीज़ है। कैसा टेस्ट लगा आपको इसका? बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं तो इसका रेगुलर कस्टमर हूँ, जब से ये रीगा होता था तब से। आप इनके पुराना खाना खाने वाले हैं, तो 6 दिनों में 6 खाने बनाते हैं डिफरेंट, तो आपको कौन सा खाना ज़्यादा पसंद है? हमें ये कबाब मसाला। अच्छा, खास बात क्या लगती है इनकी? इनका टेस्ट जो है ना, इसके जो ग्रेवी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। आप क्या खा रहे हैं आज शौक से? आज चिकन कोफ्ते खा रहे हैं। चिकन कोफ्ते, टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन है और हटके है, जो नॉर्मली आपको मार्केट में नहीं अवेलेबल। क्या खास बात लगती है इनके खाने की आपको? देसी घी और इकोनॉमिकल प्राइस। मसाले तो लाइट हैं ही हैं, लाइक कोई ऐसा वो आपको बदहजमी या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि जो आपको ये देसी घी मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर रमज़ान उर्फ जिला। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे 17 साल हो गए काम करते हुए। 16 साल हो गए मैं मखनी हांडी लगा रहा हूँ, 1 साल हो गया मैं देसी घी हांडी लगा रहा हूँ। आप हफ्ते के 6 दिनों में मुख्तलिफ किस्म की 6 डिशेस बनाते हैं, तो ये ख्याल कैसे आया? मेरे 6 दिन 6 खाने मुझे शौक था खाने लगाने का। मैं शुरू से रीगा सेंटर में था, डिफरेंट खाने खाता था। जैसे मेरे खाने का हिसाब ये है कि मैं घर से पका के लेकर आता हूँ और मेरे घर वाला हिसाब है। जैसे घर में जाते हैं कुछ ना कुछ अलग पका होता है, इसलिए मेरा वो हिसाब है। 6 लोग खा के एक खाना खाकर बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिफरेंट होना चाहिए। आज चने लगे हैं, कल आपको हफ्ते बाद रिपीट चने होंगे, इसके बाद सीखो आप लगे हैं वो भी हफ्ते बाद उसकी रिपीट होगा। तो इसलिए मेरा खाना खा के बंदा बोर नहीं हो सकता। और ये 6 डिशेस कौन सी हैं? 6 दिन 6 खाने मेरे देसी घी के चने होते हैं और चिकन चने होते हैं, चिकन कीमा होता है, मखनी हांडी होती है, सी कबाब होते हैं, चपली कबाब होते हैं। आपकी कौन सी ऐसी डिश है जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं? मेरी हांडी की डिमांड है जो मखनी हांडी देसी घी की है, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ी कम लेकर गर्मी की वजह से लेकर आ रहा है। सर्दियों में प्रॉपर लगाऊंगा। आपके खानों की ऐसी क्या खास बात है जो लोगों का इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है? अच्छा खाना कम पैसों में देसी घी में सिर्फ मैं दे रहा हूँ। मेरे खाने की खास बात ये है कि मैं देसी घी में लगा रहा हूँ। मेरा खाना खा के आप बोर नहीं होंगे और जो मेरे मसाले हैं वो घर के हैं स्पेशल, मैं वो उसको हाथ से खुद कूटता हूँ। मेरे खाने का टेस्ट ऐसा होता है जैसे घर में बनाते हैं वैसे मेरा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर कस्टमर का इतना ज़्यादा रश है कि अगर फैमिली आकर यहाँ पर खाना खाना चाहे तो बैठने की जगह नहीं है। आपने फ्यूचर में सोचा कि फैमिली के लिए कोई हॉल बनाना चाहिए? हाँ जी, क्यों नहीं सोचा है। मैंने कैफ़े बना रहा हूँ लाहौर में, सबसे सस्ता कैफ़े वो जिला फूड पॉइंट का है, जिसकी 100-150 की डील होगी। ये कैफ़े सिर्फ फैमिली के लिए होगा। आपके फूड पॉइंट की टाइमिंग क्या है? 12 से लेकर 5 बजे की हमारी टाइमिंग। इतवार की छुट्टी होती है। आपका खाना बहुत शौक से लोग खाते हैं और टेस्टी भी है, ठीक है। और आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा? ये मैं अपनी वालदा सीखा, वो फोत हो गए हैं। ये खाना मुझे उन्होंने सिखाया है। उसके बाद वो मेरी वाइफ है, मैं और मेरे मियाँ बीवी हम बनाते हैं। और जो मेरी बीबी को है वो मेरे बाप ने सिखाया है। हम दोनों को मेरे माँ बाप ने सिखाया खाना। हम बड़े शौक से बनाते हैं और दिल से बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, मेरे लिए जिले के गर्मा गर्म देसी घी में बने हुए कोफ्ते आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ का
इसका टेस्ट सारे दूसरे रेस्टोरेंट से बहुत ही ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, जिसमें सना हमायूं ने मुलाकात की इंडोनेशियन सफीर और वहां पे सिफारत खाने के अंदर लोक विरसा के ताउन के साथ एक रंगारंग फेस्टिवल सजा। ये इवेंट क्या था और किस हवाले से था और वहां पे क्या देखा सना हमायूं ने, देखते हैं आज के सेगमेंट फ्लैग्स में। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सना हुमायूं एंड वेलकम टू फ्लैग्स। फ्लैग्स एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहती हूं। और आज मैं मौजूद हूं एक खूबसूरत जगह पर जहां पर सजाया गया है एक ऐसा इवेंट जो कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान की सिविलाइजेशन का संगम है। ये खूबसूरत शाम सजाई है इंडोनेशियन और एम्बेसी और लोक विरसा के ताउन से। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि इस इवेंट में आज क्या क्या होता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैन ऑफ द इवनिंग इंडोनेशियन एम्बेसडर के साथ। योर एक्सीलेंसी, लेट मी कंग्रेचुलेट यू। जनाबी सफीर, ये ज़बरदस्त तकरीब सजाने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे ये बताएं कि इस तकरीब को कराने के पीछे मकसद क्या है। Behind all this and how have come this idea to you? Well, thank you. As I mentioned previously, my wife at one time visited Lok Virsa. बहुत शुक्रिया। मेरी अहलिया ने एक बार लोक विरसा का दौरा किया। वहाँ वो एक आर्टिस्ट से मिली जो अजरक बनाता था। मेरी अहलिया ये देखकर हैरान रह गई कि पाकिस्तानी अजरक और इंडोनेशियन बातक में बेपनाह मुमासलत है। इसके अलावा हम कई बार टेक्सला गए। वहाँ हमने जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा वो हमें इंडोनेशिया में भी दिखाई देता है। इसके बाद हमें जुस्तजू हुई और हमने यहाँ की तारीख पढ़ना शुरू की। तारीख पढ़कर हमें ये अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया की वाबस्तगी काफी पुरानी है। मैं यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। बुधा के बाल करली हैं, लेकिन मैंने जब टेक्सला का दौरा किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि बुधा के बालों की 3-4 इकसाम पाई जाती हैं। किसी के बाल करली हैं तो किसी के सीधे। इंडोनेशिया में बुधा के बाल सिर्फ करली ही हैं। जब मैंने इस चीज की खोज लगाना शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि करली बालों वाला बुधा रोमन अंपायर के असर व रसूख में था। ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने इस पर अपने कुछ इंडोनेशियन दोस्तों से बातचीत की तो मुझे पता चला कि बुद्ध मत तहजीब की करली बालों वाली पहली नस्ल इंडोनेशिया में गंधारा से आई थी। वहीं इंडोनेशिया में करली बालों वाला स्टाइल लेके आए। इसके अलावा पाकिस्तान में पत्थर तराशने का काम भी बहुत किया जाता है। इंडोनेशिया में भी पत्थर तराशने वाले कमाल के फनकार मौजूद हैं। मुझे लगता है कि पत्थर तराशने का हुनर भी इंडोनेशिया में गंधारा ही मुंतकिल हुआ है। गंधारा में पत्थर और लकड़ी तराशने का काम बहुत कमाल से सरअंजाम दिया जाता है। इसके अलावा तकरीब में हमने इस्लामी तालीमात पर भी रोशनी डालने की कोशिश की है। चूँकि दोनों ममालिक में मुस्लिम अक्सरियत पाई जाती है, इसलिए इस्लामी तालीमात को उजागर करना भी ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों की तारीख को हम जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही हम अपना कल और मुस्तकबिल संवार सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं इंडोनेशियन तालिब इल्मों का जो पाकिस्तान में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इस तकरीब को मेरे साथ सजाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मैं चाहता हूं कि हमारी इस काविश को पाकिस्तानी तलबा भी देखने आएं और जाने कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया में कितनी ममासलत है। We go step further to the confluence of civilization between Indonesia and Pakistan. I am leaving this event with बहुत शुक्रिया। तारीख की एक तालिब इल्म होने के नाते मैंने इस तकरीब से बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत मुबारक हो। once again. Thank you so very much once again for spending your time to join us. Thank you.
इस वक्त मौजूद हूँ मालदीव्स के एम्बेसडर के साथ एंड योर एक्सीलेंसी। आपको इस इवेंट में देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडोनेशिया के किसी शहर में घूम रही हूँ। आपका क्या कहना है? इंडोनेशियन किंगडम। सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस? No, I'm very excited to be here. जी मैं भी यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये इवेंट बहुत अच्छा है। इंडोनेशिया की ये काविश जिससे वो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुमासलत को उजागर कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। एशिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो आपस में खासी मुमासलत रखते हैं। यही हमारी सकाफत का हुस्न है। इस तरह की तकरीबात से हम लोगों को अपनी खुसूसियात बता सकते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, दोनों ममालिक के दरमियान जो तारीख है वो लोगों को पता ही नहीं। ये हम सब के लिए एक बेहतरीन मौका है जिससे हम इंडोनेशिया और पाकिस्तान की तारीख को जान सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कहूँगी कि हर किसी को यहाँ आकर ये तकरीब देखनी चाहिए। इस तरह की तकरीबात हमारे सीखने के लिए एक बेहतरीन मौका है। जनाब सफीर, कोरोना की वजह से हम सब इस किस्म की तकरीबात से खासे दूर रहे। क्या हम मालदीव के सिफारत खाने से कोई तवक्को रखें कि वो भी इस किस्म की तकरीबात को प्रमोट करेगा और दोनों मुल्कों की सकाफत को आम करेगा? Of course, I think we should do more. जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से हमारा सिफारत खाना भी इस किस्म की तकरीबात से दूर था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम अपना काम ऑनलाइन तरीके से चला सकें, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि अब ऐसी तकरीबात हम भी होस्ट करें। So hopefully there will be more in the future. Fantastic. It's lovely talking to you. Pleased to be here. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडोनेशियन एम्बेसडर की स्पाउस, योर एक्सीलेंसी। इट्स अ प्लेजर टू सी। मुझे इस तकरीब में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपकी एफर्ट्स की बदौलत ये तकरीब मुनक्किद हुई। ये यकीनन एक बड़ा माइलस्टोन था जो इंडोनेशियन सिफारत खाने ने मुकम्मल किया। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? Yeah, I'm very exciting to this event because आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। इस खूबसूरत तकरीब के जरिए हम पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन सकाफती मुमासलत को उजागर कर रहे हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में बहुत मुमासलत है। अजरक बिल्कुल हमारे बतीक जैसा दिखता है। हमने यहाँ तमाम चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। मलबूसात के अलावा इंडोनेशिया और पाकिस्तान के आर्ट में भी बहुत मुमासलत है। जिस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, इस तरह आपको इंडोनेशिया में भी नजर आएंगे। And many similarities between Indonesia and Pakistan. Yeah. Yes, I could observe this. आप ठीक कह रही हैं। मैं समझती हूँ कि इंडोनेशिया की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते। मैं आपका और जनाब सफीर का शुक्रिया अदा करती हूँ। And ambassador for bringing this beautiful confluence of civilizations. Thank you so much. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरियन एम्बेसडर योर एक्सीलेंसी सो संगपाओ के साथ। योर एक्सीलेंसी, इट्स अ प्लेजर टू सी यू। जनाब सफीर, आपको इस तकरीब में देखकर खुशी हुई। आपके क्या तासुरात हैं? Civilizations between Indonesia and Pakistan. You know that cultural exchange and find that similarity between that. मैं समझता हूँ कि जिन ममालिक में और इनकी सकाफतों में इतनी मुमासलत हो, इनके रहने वालों के लिए इसके बारे में मालूमात का मुहैया होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत हैरत हुई आज इंडोनेशिया और पाकिस्तान की सकाफत के बारे में जान के। इन दोनों ममालिक की तारीख कितनी पुरानी है। मैं समझता हूँ इस तकरीब से दोनों ममालिक के सकाफती ताल्लुकात बेहतर होंगे। जितना ज्यादा इंडोनेशिया के लोग पाकिस्तान के लोगों से मिलेंगे उतना ही बेहतर है। मुझे यहाँ आज इस इवेंट में शिरकत करके बहुत फख्र महसूस हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी दिन पाकिस्तान और कोरियन सकाफत के बारे में हम लोग किसी ऐसी तकरीब में शरीक होंगे। So good to see that this kind of good cultural event with between the two countries.
आज के इस इवेंट ने तो मुझे वाकई सरप्राइज कर दिया। इंडोनेशियन और पाकिस्तानी कल्चर की सिमिलैरिटीज़ देखकर मैं तो हैरान हो गई। आज मैं यहाँ से बहुत कुछ हिस्टोरिकल एब्जॉर्प्शन करके जा रही हूँ। आई होप कि आपको भी आज मज़ा आया होगा। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। बात करते हैं अब कुछ क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट गॉल में खेला जा रहा है और श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स है। इस वक्त अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं तो श्रीलंका 224 रन 5 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स जारी रखे हुए। मजमूई तौर पर जो लीड है इट हैज क्रॉस 370, 371 रन की मजमूई लीड है। कुछ खास ठीक नहीं है। दूसरी इनिंग अब चौथे रोज का खेल जैसा कि मैंने आपको बताया जारी है। तो अब सूरत हाल किस जानिब जाती है, पाकिस्तान 5 विकेटें कब लेता है, कितनी लीड पाकिस्तान को कवर करना होती है। लेकिन टाइम इतना मौजूद है इस वक्त मैच के अंदर कि लगता है कि इस मैच का फैसला कम से कम जरूर होता है, जरूर फैसला होता नजर आता है। इसी पे बात करेंगे। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया, अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हमारी आज एक्सप्रेस की जो स्पोर्ट्स पेज की हेडलाइन भी यही है कि पानी जो है ग्रीन कैप्स के सर से ऊंचा होने लगा। सो क्या वाकई पानी सर से ऊपर हो गया? बिल्कुल हो गया। हम देखें यहाँ कराची में दुआ कर रहे हैं बारिश ना हो, लेकिन गोल के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि बारिश हो, रन्सों की बारिश क्योंकि हम इतने रन बन चुके हैं कि रन्स की जो बारिश भी अगर हो गई, एक आध सेंचुरी भी बन गई तो भी बहुत मुश्किल होगा। 370 प्लस तो अभी हो चुका है। 5 विकेटें बाकी हैं। श्रीलंका को कोई जल्दी नहीं है। आराम से खेल के अगर वो 400 450 तक ले गए हैं इसको, तो फिर पाकिस्तान के लिए चेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और एक जिस तरह हमने पिछला मैच जीता 342 चेस किए, लेकिन वैसा हर दफा नहीं होता। और इस मैच में थोड़ा लक फैक्टर भी मुझे लग रहा है पाकिस्तान के साथ ही है। जिस तरह से अब्दुल्ला बोल्ड हुए और बाबर बोल्ड हुए, जो पहले मैचेस हुए, पिछला मैच हुआ उसमें इस तरह कई दफा बच्चे भी थे साइड एज पे, कैच भी ड्रॉप हो रहे थे। अभी पहले मौके पे गए, फिर बाबर ने खुद 3 कैच ड्रॉप कर दिए। तो लक ऐसा रहा है कि लक फैक्टर भी इस दफा पाकिस्तान के साथ नहीं है। बॉलिंग भी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, और स्पिन जो बॉलिंग है, जैसे श्रीलंकन स्पिनर्स ने आउट किए, हमारे स्पिनर्स उस तरह से खतरनाक साबित नहीं हो रहे कि विकेट लें। और स्पिन हमारे जो है साबिक स्पिनर सकलैन वो कोच हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं जिससे मुझे तो लग रहा है कि सया बादल छा चुके हैं और पानी सर से बहुत ऊंचा हो चुका है, गले तक आ चुका है और बस गोते आने की देर है। अच्छा, ये किस जोन में हमने इतने रन फिर बनवा लिए जब हमें पता था? कहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी लैग की सलीम खालिक साहब? कल का जो लास्ट सेशन था, जो आपने भी देखा होगा, जितने मजे से श्रीलंका को चौके मिल रहे थे और फिर बाबर ने खुद बाबर ने बॉल संभाली और उस वक्त अननेसेसरी लग रहा था तो कि एक उनको बाउंड्री लगी, बाय का एक चौका हो गया। तो मतलब इस तरह से आप रन बांट रहे जैसे कि रेवड़ियां बांट रहे हैं बच्चों में, तो फिर तो भाई वो श्रीलंका की टीम है, कोई वो सेट हो गया उसके बाद। और इतनी बड़ी उन्होंने लीड ले ली। तो पाकिस्तान को चाहिए था, जब आपने इतनी लंबी लीड दूसरी टीम को दी है तो फिर कम से कम एटलीस्ट सेकंड इनिंग पे तो कोशिश करें उसको जल्दी आउट करें। मैशत में तो हमारी मिसाल दी जाने लगी अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के साथ कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। क्रिकेट में भी ऐसा ही लग रहा है? नहीं, तो अभी पिछले मैच में तो हम लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर थी और जीता था। और श्रीलंका बनने तो नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि एकदम से हमारी जो टीम है वो इस मैच में जाके 450-500 का हदफ मिले तो वो अबूर कर ले। तो अब वेदर जो है, मौसम के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार होगा। बादल छाए रहते हैं वहां पर, यहाँ पर तो कोई हम बारिश की दुआ करें, बैठ के जीतने की दुआ तो नहीं कर सकते उस सिचुएशन से निकले। गल मौसम पे आ गई है। गल मौसम पे आ गई, सही बात है। रियलिस्टिक अगर आप सोच रखें ना, वरना तो यहाँ तो कोई IMF भी नहीं है कि मदद के लिए आ जाए पाकिस्तान टीम की। तो वो भी नहीं आ रहा। यार इकोनॉमी क्रिकेट सब मिक्स हो रहा है। अच्छा सलीम खालिक साहब, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी की थी अभी, अब सारी जब भी हम किसी भी प्लेयर को देखते हैं अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो हम एज ए नेशन भी और एज ए टीम भी, हम सबकी उम्मीदें जो होती हैं एक स्पेसिफिक प्लेयर से लग जाती हैं। अब हमारे यहाँ बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं, चाहे बैटिंग है यार, चीज़ें हमारी जो उम्मीदें होती हैं हमारी, हम देखते ही बाबर आजम है, कुछ नहीं होगा, बाबर तो परफॉर्म करेगा। तो जब तक पूरी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तब तक चाहे वो टेस्ट मैचेस हों, T20 हों या वनडे हों, हमारी परफॉर्मेंस का अच्छा होना पॉसिबल नहीं है। और बॉलिंग में यही फैक्टर शाहीन शाह के ऊपर डिपेंड है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आप लोगों ने दोनों ने सही नुक्ते उठाए कि बाबर पे बहुत ज्यादा इन्हिसार होता है। गो कि पिछले मैच में जो है
अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बाबर के अलावा दूसरे प्लेयर जो हैं वो इस तरह से आगे आए और परफॉर्म करें। सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। पिछले मैच में जो हम जीते थे उसमें ओपनर्स जो थे उन्होंने अच्छा एक शराकत बनाई थी, और अब भी ऐसा करना पड़ेगा। मैं जीत की तरफ तो खैर नहीं जा रहा, मैं झूठे आप लोगों को ख्वाब नहीं दिखा रहा, लेकिन ये है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें एक फाइट करनी पड़ेगी। नजर आना चाहिए कि वही टीम है जिसने पिछला मैच जीता। और फिर जिस तरह आप बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की, शाहीन की पाकिस्तान को इस मैच में बहुत कमी महसूस हुई। हम लोगों का कसूर यह है कि हम जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और सीरीज 4-0 से जीत चुके हैं, फिर भी 5वां मैच शाहीन को खिलाते हैं पास में। इस वजह से जाहिर है वो बॉलिंग मशीन उनको बना दिया था, तो वो उनको इंजरी हुई, और अब इस जगह इस मैच में हमें उनकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हसन अली जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे लोग तो आपको पता है बाबर भी कैच छोड़े तो फिर हसन अली का ही मजाक उड़ता है। तो हसन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, नसीम की परफॉर्मेंस तो बेहतर है, स्पिनर्स हमारे नहीं चले। उमूमी तौर पे अगर तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई टीम होती तो वो तो डेफिनेटली किसी भी पॉइंट पे जीत के लिए जाते, दे लाइक द टीम्स लाइक देम। और मैंने एक एग्जांपल दी है, लेकिन जो अच्छी टीम्स हैं वो जीत के लिए कोशिश करती हैं। लेकिन हम इस पॉइंट के ऊपर, आपने तो कहा कि आप सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहे हो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा लग भी रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान को डोंट यू थिंक एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना चाहिए? क्योंकि ये ख्याल हमारा पिछले टेस्ट के बाद भी था, जब हमने गॉल में कई रिकॉर्ड बनाए, कई रिकॉर्ड तोड़े, सबसे बड़ा चेस किया। पिछले टेस्ट में भी हमारे एक्सपर्ट्स का यही ख्याल था कि बहुत मुश्किल है, नहीं बन पाएगा, लेकिन बन गया। तो अब जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग के लिए आती है, सलीम खालिक साहब, क्या हमें जीत के लिए जाना चाहिए, या वो जो बात आपने बिटवीन द लाइन्स की कि बचा भी ले मैच तो यानी कि इज्जत बचा ले तो भी बड़ी बात है, इज्जत बचाने के लिए जाना चाहिए? देखिए वो 342 थे, और अभी अगर मैं देखूं तो ऑलरेडी 376 रन का पाकिस्तान को खसारा हो चुका है, और गिरते पड़ते भी श्रीलंका इसको अगर 425 ले गया या 450 ले गया, और पाकिस्तान ने अगर वो मैच जीत लिया, तो फिर तो आप समझे कि जी बाबर आजम जो है उनको जो अवार्ड दे सकते हैं दें आप, और करोड़ों रुपए का टीम को इनाम दें। बहुत बड़ी बात होगी, बहुत जबरदस्त फतह होगी, टेस्ट क्रिकेट की बेहतरीन फतह होगी, आप उसको कह सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर इम्कान कम लग रहा है। और रही बात के मैच बचाने की, अगर पाकिस्तान ने आज जितना उसको मौका मिला और कल खेल लिया इतना वक्त, वो सारा गुजार लिया, तो फिर तो हम जीत जाएंगे। इतना वक्त ग्राउंड में गुजारने का मतलब है रन भी साथ साथ बनते रहेंगे। लेकिन एटलीस्ट वही बात के हमें फाइट करनी चाहिए, हमें दिखाना पड़ेगा, इतना स्कोर करना पड़ेगा, कोई 2-3 बंदे तो आए और बड़ी इनिंग खेलें आके, और पता चले कि हाँ जी अगर चलो कोई हारे भी तो लड़कर हारे हैं। और मैं मौसमियात को ही फोन करना पड़ेगा श्रीलंका के यार बारिश की कोई खबर दो, अब गल बद गई है कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और क्रिकेट की सूरत हाल पे बात कर रहे थे। इकॉनमी भी बीच में शामिल थी और मौसम भी बीच में शामिल था, कुछ मिली जुली बात हुई है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं कुछ क्यूरियोसिटी के हवाले से। इसकी मौत हमारे यहाँ की हुई सेगमेंट है उम्मीद पाकिस्तान, वक़ार अहमद मलिक, डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। डॉक्टर आरिफा सैयदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि बेसिकली बस नाम काफ़ी होता है, आप जानते हैं और कितनी खूबसूरत शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब, तजस्सुस जो है वो मर गया, और सवाल मर जाता है, मतलब हम बुनियादी तौर पे एक ज़िंदगी की अलामत फ़िक्री हवाले से देखें तो सवाल ही है, यानी सवालों की तलाश है। जब जवाब को मुतलाशी है तो हम कहेंगे कि वो ज़िंदा है। फ़र्द की सतह पे, माशरती सतह पर भी शायद यही है। तो चाहे हयातियात कहती रहे कि ये ज़िंदा है, लेकिन अगर सवाल उसके पास नहीं है तो वो मर चुका है। अपने माशरे को कैसे देखती हैं आप, अगर इस पैमाने को देखा जाए तो? सच बोलेंगे तो गोली मार दी जाएगी। माशरे का एक कलील हिस्सा, छोटा हिस्सा जिंदा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, सारा ठीक है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी समझ में ये आया है कि जो कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि उनकी अपनी ज़ात भी, बस वो अहम है। तो जब आप ये पैमाना रख लें कि जो कुछ खरीदा जा सकता है वो आपको बयान करता है, वो आपका इजहार है,
और या हम ये सोच लें कि ज़िंदगी से बाखबर रहना और ज़माने का जो माजी का हाल से और हाल से मुस्तकबिल का रिश्ता है उसको किसी हद तक समझने की कोशिश कर लेना एक जिंदा जहन, शऊर और एहसास की दौलत है। हम अब न शऊर की बुनियाद पे ज़िंदगी से ताबीर रखते हैं, न एहसास को हमने इस काबिल जाना है। हम तो ये जानते हैं, हमारी समझ में सिर्फ इकबाल की खुदी आ गई। और वो कैसे आई कि मैं करते रहो तो तुम बहुत तुम्हारी खुदी बहुत बुलंद हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और मुझे तारीख इसलिए अच्छी लगती है कि वो हाथ थाम के आपको रास्ता दिखाती है, मफरूज़ों पे नहीं है। मफरूज़ों पे तो हम तारीख लिखते हैं, मफरूज़ों पर नहीं है। देखिए, इसी सरजमीन पर ये वाक़या गुजरा है कि बादशाह अपने रोज़नामचे लिखते रहे। जितना सच उसमें मिलेगा उतना उस बादशाह के मुताल्लिक़ लिखी हुई किताब में नहीं मिलेगा। ज़ाती हो गई ना। हमने सोचा है कि तारीख़ बज़ाती की चीज़ है। ये कहना काफ़ी है कि पदरम सुल्तान बुद्ध जी नहीं, एतबार कर लीजिए कि हमें ठोकर लग सकती है, हम गलत कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी गुंजाइश हमारे पास ये है कि फिर हम अपने आप को उस गलती को दोहराने से बचा भी सकते हैं। बिल्कुल बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, जब मैं कह रहा हूँ तजस्सुस मर गया है तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जब आप सोफोक्लिस का ड्रामा देखते हैं या कदीम यूनान की कोई भी चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस आपको नज़र आते हैं जिसकी वो मुतलाशी हैं, जो बड़े सवाल हैं। आज भी वो 15-20 सवाल ऐसे ही ज़िंदा हैं अपने होने के हवाले से, जैसे कभी थे। तो वो जो तजस्सुस जिसका 3-4 हज़ार साल इंसान उसका पीछा करता रहा और वो सवालों का पीछा करता रहा, तो आज हमारे अपने माशरे में मैं देखता हूँ कि ना बच्चे के अंदर वो सवाल है, किसी जगह पे वो सवाल नहीं है। वो सवाल इसलिए नहीं है कि ऐसी अच्छी बात आपने मेरे दिल की कही है। मैं यहाँ से शुरू करूँ कि सवाल नहीं है, मुकालमा नहीं है। मुकालमा नहीं है, यगानगत नहीं है। वाह वाह वाह। यगानगत नहीं है तो हम सिर्फ बिखरे हुए हैं, हम हुजूम हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छा हुजूम है। जो बात आप तजस्सुस की कर रहे हैं, कुरान की आयत है कि तजस्सुस करो और ढूंढने निकलो। सैरू का लफ्ज़ है, सैर करना नहीं कहा। बगैर तजस्सुस के आप ढूंढ नहीं सकते। तजस्सुस की पहली चीज़ ये है कि सवाल उठाने की इजाज़त हो। आप अपने आप से तो उठा लेंगे, मगर उसे कहीं बहुत किसी अपनी किताबों में नीचे छुपा के रखेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कि इंसान की तारीफ का एक इंतहाई मसनूई पैमाना हमने बना रखा है। और वो मसनूई पैमाना हमें जुस्तजू, देखभाल, परख, तज्जिया किसे कहते हैं, तनकीदी फ़िक्र किसे कहते हैं, आप उस तरह करेंगे तो फिर आप हर चीज़ के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। नहीं, मेरा ज़िंदगी का जो पहला हक़ है वो ज़िंदा रहने का हक़ है। ठीक। अगर मैं ज़िंदगी का एहतराम न करूं और उन लोगों का एहतराम न करूं जो ज़िंदा हैं, तो मैंने क्या किया? हम समझते हैं कि ज़िंदगी का काम यह है कि बस हमें दिए जाए। ठीक है। और जहाँ कहीं उसने हाथ खींच लिया तो ये सब किसी और नालायक की वजह से था। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बच्चा जो है, हमारी नफ्सियात की मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि 4 साल का जो बच्चा है उसको पर डे 476 सवाल पूछने चाहिए। और बच्चा जो है वो एक सीरियस आप क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब अब बारिश क्यों होती है, फिर आप कहते हैं बादल होते हैं, फिर वो कहता है बादल क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं, आप कहते हैं समंदर से आते हैं। एक ख़ास जगह पे 3-4 सवाल के बाद आप कहते हैं कि मेरा दिमाग मत खाओ। तो एक तरफ जो बदन की जो ग़ज़ा है उसके वाले से तुम्हारी माएँ भी बहुत सेंसिटिव हैं, उसको पहुँचती रहती हैं, लेकिन जो दिमाग की ग़ज़ा है वो जवाब हैं, जवाबात हैं, तो उस तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, हम तो उनको शटअप कॉल दे देते हैं बच्चे। सही कह रहे हैं। उसमें एक बुनियादी बात है, फिर वही बड़े होने का तकब्बुर का एहसास कि आपका कोई जवाब गलत हो गया तो आप अपने
उस बच्चे से, चाहे वो क्लासरूम में है या आपके घर पर है या सड़क पर है, ये कह के कहिए कि मुझे इतना मालूम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे और भी होगा जो शायद तुम्हें कोई और इसका जवाब दे दे। ये जो एक ज़रा सा ज़र्फ बड़ा करना है, अपने आप को कबूल कर लेने का। इस माशरे में सवाल करना नाजायज़ है, गुनाह है। सवाल आप नहीं कर सकते, मज़हब में नहीं कर सकते, सियासत में नहीं कर सकते, तहजीब में नहीं कर सकते, ज़िंदगी के मंजरनामे पे नहीं कर सकते, तो फिर मैं क्या समझूं, कैसे समझूं? तो डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे होते हैं ये कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, मतलब हमने तो हम बड़े हुए, हमने तासुबात भी सीख लिए, हमने खौफ भी सीख लिए, हम बहुत ही पोल्यूटेड से हैं। बच्चा बहुत प्योर है, तो वो क्योंकि प्योर है तो वो सवाल भी बड़े ख़तरनाक पूछता है। वो जिन्स और मज़हब के वाले से भी पूछेगा, तो क्या करें? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, और इतनी शाइस्तगी आपके एहसास फ़िक्र में हो कि उसको एक शाइस्ता ज़बान में कह सके, बजाय उसे डांटने के। तुम कौन होते हो मज़हब पे बात करने वाले? तुम कौन होते हो जिन्स पे बात कर? मैं सोचती हूँ कि कुरान ने जिन्स का जिक्र किया है, तो यानी ये बात थी ऐसी अहम कि हमें बताया जाए। जी। हम बताना नहीं चाहते। आप दरियाफ्त करना किसे कहते हैं? अगर कोई मुझसे कहे कि दरियाफ्त कीजिए, दरियाफ्त जो करेगा जो ढूंढेगा, और ढूंढेगा कौन? जो सवाल करेगा। हम अभी तक तो हमारे यहाँ सवाल करना हराम हुआ है, कुछ दिनों में हंसना भी हराम हो जाएगा। हमने इल्म से खुशदिली छीन ली। ठीक है, वाह वाह। वो इल्म जो एक बंजर चीज़ की तरह से आप अपने बच्चे को देते हैं, वो उसे खुश नहीं करता। मुझे इतना अच्छा लगता है कि बच्चों के हाथ में अगर कोई अच्छी हुई छपी हुई किताब होती है, उसको छू छू के देखते हैं, उसका लम्स कैसा है, उसका कागज़ कैसा है। अगर सिर्फ उसकी ज़ाहिरी शक्ल उसकी तवज्जो को ले लेती है, तो अगर उसमें कुछ तवज्जो की बात लिखी है तो कैसे नहीं ले? क्या बात। तो जो फिज़िक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है, अगर ये अपनी उस रूह के साथ पढ़ाई जाए, पढ़ाने वाला हो, तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे किसी आला तरीन फिक्शन से भी कहीं दिलचस्प चीज़ है। हमारे बच्चों के लिए एक दर्द सर है, हमारे लिए अजाब है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। इसकी वजह निसाब है, उस्ताद है, रियासत है, क्या है? इसकी वजह यह है कि ये मजमून सोचने की दावत देते हैं। इसकी वजह यह है कि ये मजमून दलील की बात करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि कुछ वो जो अक्ल कहीं तान के लंबी सोई है, उसको थोड़ा सा जगा दिया जाए। मेहनत ज़्यादा है। आप अच्छी कहानियाँ भी नहीं पढ़ाते, आप अच्छा शेर भी नहीं पढ़ाते जिसको हमें समझाना पड़े। और ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स समझा पाएगा, मगर कुछ तो समझा पाएंगे। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे निज़ाम तालीम में इन तमाम मज़ामीन के लिए मुख्तलिफ उस्ताद मौजूद हैं। तो जब आपने तालीम को इस कदर तंग नज़री के साथ कबूल किया है, अगर केमिस्ट्री के किस्से सुनाने लगे, किस्सा हो सकती है जी। एक उम्र के साथ फिर बढ़ाते जाए तो उसकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो हम खफा क्यों हैं? जिम्मेदारी पूरी करना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं उन कमअक्लों में से हूँ जो कहते हैं सिक्का एक ही है, उसके एक तरफ हक लिखा है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी है। जो मेरी जिम्मेदारी है वो आपका हक है, जो मेरा हक है वो आपकी जिम्मेदारी है। और ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है। हमें खाने बनाना, दीवारें खड़ी करना बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी कहती है दीवार हटा दीजिए, कुशादगी पैदा कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपका शुक्रिया। देखते रहिए उम्मीद पाकिस्तान। खुशामदीद आपको एक बार फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खिराजी अकीदत पेश करेंगे अर्ज़ पाक पर अपनी जान निछावर करने वाले अजीम सपूत कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को, जिनका यौम शहादत आज मनाया जा रहा है।
कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद रावलपिंडी के गांव सिंघोरी में 10 नवंबर 1910 को पैदा हुए। 1929 में फ़ौज में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की और 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आपने बरतानिया की जानिब से दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लिया। शानदार खिदमात के पेश नज़र कप्तान के ओहदे पर तरक्की पाई। क़याम पाकिस्तान के बाद पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फ़ौजी पोजीशन पर हमला किया और इस हमले में 6 साथियों के हमरा खारदार तारों को अबूर करके दुश्मन के मोर्चे पर हमलावर हुए। इसी दौरान एक गोली आपके सीने पर लगी और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। वतन के इस बहादुर सबूत ने जिस अंदाज में मट्टी का कर्ज उतारा, इस पर अहले वतन भी नाजा हैं। इन्हें पहला निशाने हैदर पाने का एजाज़ हासिल हुआ। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे थे। आज उनका यौम शहादत है, उनको हमने याद किया। इसके साथ जी प्रोग्राम से अभी तक के लिए इतना ही। ऑब्वियसली हमारे पास अभी बहुत कुछ एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सभी शहीदों के लिए, जब हम एक शहीद को याद करते हैं, जिक्र तो एक शहीद का होता है, लेकिन हर वो शहीद जिसने अपनी जान इस वतन के लिए दी है, हमारा ये ट्रिब्यूट, ये खराज अकीदत और ख़ास तौर पे उन सभी माओं को, उन बहनों को जिन्होंने अपने सपूत इस धरती के हवाले की होता है। तो अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और जब तक ऐसे बेटे हैं तब तक हमारी ज़मीन को ख़तरा नहीं है। बेशक। चले जनाब, इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा और साथ साथ जाते जाते हम आपको यही कहेंगे, कोविड से एहतियात करें क्योंकि कोविड अभी है, आपने उस पर अपना ख्याल रखना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।